हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट हमने स्टार्ट करी है फ्रॉम पेपर 1 एनटीए यूजीसी नेट। ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट 3 में टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑब्जेक्टिव्स, जहां पर दो ऑथर्स ने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, उनकी स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर कंटेंट और हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो बिफोर गोइंग इनटू आवर सिलेबस, एक कोट के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। सो आवर कोट ऑफ द डे इज बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। कभी कभी हमें लाइफ में लगता है कि क्या हम एक सही पाथ पे हैं या नहीं। हमें अपने आप पे बहुत डाउट होता है, सेल्फ डाउट की कंडीशन हमारी हो जाती है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप खुद पे भरोसा करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस खुद को खुद से कंपेयर करना है, अपने आप का एक बेटर वर्जन रोज बनना है। किसी दूसरे से कंपेयर करने की जगह आप खुद से कंपेयर कीजिए, अपनी परफॉर्मेंसेस चेक कीजिए, टास्क कंप्लीट कीजिए और फिर आप अपने आप सारी चीजें को अकम्प्लिश कर लेंगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हमारे पास दो ऑथर्स हैं। द फर्स्ट वन इज ब्लूम एंड द सेकंड वन इज गैग्डे एंड ब्रिग्स। इन दोनों ने ही कुछ क्लासिफिकेशंस के बेस पे हमें बताया है कि टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ब्लूम। सो जो ब्लूम का क्लासिफिकेशन है, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास है तीन डोमेन। सबसे पहला डोमेन है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, पहला आता है कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन एंड तीसरा आता है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो हमारे ब्रेन, हमारे इंटेलेक्ट्स के बारे में बात करता है। अफेक्टिव जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बात करता है। साइकोमोटर्स जिस जो हमारी हैंडफुल एक्टिविटीज, यानी कि हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा है, उस चीज के बारे में बात करता है, फिजिकल मूवमेंट के बारे में बात करता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कॉग्निटिव डोमेन। सो इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के बारे में बात करता है, जैसे कि थिंकिंग या फिर हमारा नॉलेज, और ये कोर लर्निंग डोमेन है। इसके अलावा भी दो डोमेन है, हम आगे पढ़ेंगे, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग हमारे पास है 6 लेवल्स जो कि ब्लूम्स क्लासिफिकेशन के अंदर दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज नॉलेज। सबसे पहले एक बेसिक सा लेवल है कि क्या करते हैं, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं, अपना नॉलेज को रिकॉल करते हैं, पहले आप नॉलेज लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज नॉलेज। द सेकेंड वन इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि आपकी कितनी अबिलिटी है उस कंटेंट को, उस मटेरियल को ग्रास्प करने की, अपने माइंड में स्टेबल करने की। द थर्ड वन इज एप्लीकेशन, यानी कि जितना भी आपने सीखा अब आप उसे प्रैक्टिस में कन्वर्ट करेंगे। द फोर्थ वन इज एनालिसिस। एनालिसिस में क्या है, आपके पास बहुत बड़ा कंटेंट है, आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और उसको धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड करेंगे हर एक पार्ट को। सिंथेसिस का मतलब क्या है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है अब आपने उन्हें कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद वहां से आपने एक इंटरप्रिटेशन निकाला। लास्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है जितनी भी चीजें आपने सीखी अब आप उस पर जजमेंट दे रहे हैं, अब आप उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, फाइनल आपने उस चीज से क्या सीखा और क्या अपने आप को आप एनालिसिस कर रहे हैं, क्या जजमेंट आप खुद को दे रहे हैं, दैट इज इवैल्यूएशन। यहाँ पर ब्लूम्स के साथ ही ब्लूम के जो एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एंडरसन, इन्होंने इन्हीं लेवल्स को कुछ रीअरेंज किया है और एक नए लेवल्स बना के दिए हैं। पहला है रिमेम्बरिंग, द फर्स्ट वन जस्ट लाइक नॉलेज, जहां पर आप क्या करेंगे, चीजों को रिकॉल करेंगे। द सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉम्प्रीहेंशन, जहां पे आप देखेंगे कितनी एबिलिटी है उसे ग्रास्प करने की। द थर्ड वन इज अप्लाइंग, ठीक है, जितनी भी चीजें आपने सीखी अब आप उसे रियल लाइफ में एक नई सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे और लास्ट में क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब है स्ट्रक्चर और पैटर्न आप क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, ताकि वो जो पार्ट्स थे उसे आप टुगेदर फॉर्म कर सके और एक कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकें। अब यहाँ पर ये जो दो कंसेप्ट हैं, जो पहला है ब्लूम का वो 1956 में आया था और जो उनके स्टूडेंट एंडरसन ने दिया है सेकंड वाला, ये आपको 2001 में दिया गया था। तो यहाँ पर हमेशा एनटीए ने
कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ है कि आपके पास सबसे लोअर लेवल कौन सा है और सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है। तो देखिए 1956 में ब्लूम ने दिए थे ये वाले लेवल्स, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। इसकी ट्रिक थी KCAASE, ठीक है। और इसी को कन्वर्ट किया था RUAAEC, रूएस एंड कैसे, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक बनाई गई है। तो यहाँ पर जो इसका लोअर लेवल है वो है आपका नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, और यहाँ पर है रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, और हाईएस्ट लेवल है यहाँ पर इवेल्युएशन या सिंथेसिस और क्रिएट और इवेल्युएशन। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर दिया गया है, और पुराने जो थे वो नाउन के बेस में थे और जो नए वाले हैं वो वर्ब के बेस में है। ये है आपका कॉग्निटिव डोमेन, जहाँ पे आप इंटेलेक्चुअल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लूम्स के ही स्टूडेंट ने, एंडरसन ने, इसी का इंटरप्रिटेशन थोड़ा दूसरे तरीके से किया था। तो दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों से एनटीए क्वेश्चंस पूछ रहा है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अफेक्टिव डोमेन। सो अफेक्टिव डोमेन जो बात करता है आपकी इमोशंस एंड फीलिंग्स के बारे में। अफेक्टिव डोमेन जो बात करेगा आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स के बारे में। सो यहाँ पर आपके पास अफेक्ट्स, जिसका लिटरली मीनिंग क्या है, फीलिंग्स, इमोशंस एंड हैविंग प्रेफरेंस फॉर सम ऑब्जेक्ट, इशू, नोशन एंड एटसेट्रा. It also treated as a response to different conditions like social issues, political issues, economic issues पे आप कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। इसका जो ट्रिक है वो है R²VOC। पहले आप किसी भी चीज को रिसीव करेंगे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप उसे रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, फिर आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, फिर उसे वैल्यू करेंगे। वैल्यू का मतलब है इन्वॉल्व करेंगे। आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या रोल है, तो आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं ताकि आपका फर्स्ट यूनिट क्लियर हो जाए। फिर आप उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद आप उसे कैरेक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि आप अपने अंदर उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस बिहेवियर को पूरी तरीके से मॉडिफाई कर लेंगे। तो सिंपल सा इफेक्टिव डोमेन की जो ट्रिक है वो है R²VOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल है रिसीविंग एंड सबसे हाईएस्ट लेवल है आपके पास कैरेक्टराइजिंग। नेक्स्ट है आपके पास साइकोमोटर डोमेन। सो साइकोमोटर डोमेन में हम बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स के बारे में। इसका जो कीवर्ड है वो है टेक्निकल स्किल्स। यहाँ पर भी आपके पास 5 स्टेप्स हैं, जिसकी ट्रिक है आपके पास आई एम पैन। आई एम पैन, आई फॉर इमिटेशन, यानी कि आप एक डिमॉन्स्ट्रेशन लेंगे किसी स्किल्ड पर्सन से कि सामने वाले पर्सन जिसको उसको ऑलरेडी नॉलेज है वो किस तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है, उसको देखा देखा आप क्या करेंगे, इमिटेट, उसे कॉपी करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे। सेकेंड वन इज मैनिपुलेशन। अगर आपको लगता है एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंजेस की जरूरत है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। द थर्ड वन इज प्रिसाइजेशन, यानी कि एक्यूरेसी। बार बार प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप उतना ही ज्यादा क्या होते जाएंगे, एक्यूरेट होते जाएंगे। फोर्थ वन इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब आपने प्रैक्टिस करके एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आपके इफेक्टिवली काम बन रहा है, इजीली आप चीजों को ग्रास्प कर पा रहे हैं। एंड द थर्ड वन, द लास्ट वन इज नेचुरलाइजेशन। सो नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या, आपने कंप्लीटली उस टेक्निक को अडेप्ट कर लिया अपनी हैबिट में, और वो स्किल्स अब आपके अंदर आ चुकी हैं। पहले आप किसी दूसरे पर्सन को देख के सीखेंगे, इमिटेशन, फिर उसमें कुछ चेंजेस लेके आएंगे, मैनिपुलेशन, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रिसाइजन जिससे एक्यूरेसी आएगी, आर्टिकुलेशन, एक डिजायर्ड लेवल जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा, एंड द लास्ट वन इज नेचुरलाइजेशन, यानी कि अब वो आपके हैबिटेट में आ चुका है, ठीक है। तो ये था साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों डोमेन का चार्ट दे दिया है। दिस वन इज कॉग्निटिव, दिस वन इज अफेक्टिव एंड दिस वन इज साइकोमोटर। कॉग्निटिव का जो शॉर्ट ट्रिक है वो है कैसे, कैसे। इफेक्टिव की है आपकी R²VOC, स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 2 टाइम्स R है। साइकोमोटर की है आई एम पान। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत बार यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग है इसका एक चार्ट दिया है। देखिए कॉग्निटिव डोमेन जो होती है वो थॉट्स, थिंकिंग के बारे में होती है, अफेक्टिव इमोशंस, फीलिंग, साइकोमोटर एक्शंस और डूइंग के बारे में। एग्जांपल्स इसमें आप मेमोराइज करते हैं कॉग्निटिव में, अफेक्टिव में आप एप्रिसिएशन या मोटिवेशन, साइकोमोटर टाइपिंग, प्लेइंग, कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बात थी ब्लूम्स। ब्लूम्स जिसने आपकी 3 टैक्सोनॉमी दी थी, कैप,
इसे हम शॉर्ट में कैप कहेंगे। कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, कॉग्निटिव में भी हमारे पास दो थे, एक तो ब्लूम्स की थी और उन्हीं के स्टूडेंट की थी, ठीक है, एंडरसन। उसको आपको याद करना है, तीनों की ट्रिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन आता है फ्रॉम गैग्ने एंड ब्रिक्स। गैग्ने एंड ब्रिक्स ने क्लासिफिकेशन दिया था टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि टीचिंग के और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस तरीके से आपको टीचिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल स्किल्स। These skills are crucial for dealing with the environment. They include concept learning, rule learning and problem solving. सबसे पहले जो skills होती है आपकी माइंड की skills यानी कि intellectual skills, जिसमें आप पूरे concept को learn करेंगे, उसके rules को सीखेंगे और problem solve करने के लिए capable होंगे। इस तरीके की skills आपको अपने अंदर develop करनी होंगी। सेकेंड इज कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, यानी कि उन स्किल्स को अचीव करने के लिए आपको और क्या एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए, क्या मेथड आपको पता है, क्या आपको टेक्निक्स पता है, कैसे आपको करना है, नो हाउ, डूज डोंट्स, ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी है। दैट इज योर सेकेंड स्टेप, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज। द थर्ड वन इज वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आपको उसको सिस्टमैटिक तरीके से एक्वायर करना है और किसी पर्सन को उसे आपको ट्रांसफर करना है। इन केस आप किसी को समझा रहे हैं तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन वर्बली होनी चाहिए इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। फोर्थ वन इज मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स का मतलब है जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है, जो भी हमारी मसल्स है, हमारा ब्रेन है, इन सारी चीज़ों को मिला के जो मोशंस होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, उस तरीके की स्किल्स आपको डेवलप करनी है। द फिफ्थ वन इज एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या, कि आप किसी सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हैं। इट इज रेफर्स टू एन इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की इंटरनल स्टेट, कि आप किस तरीके से चीज़ों को अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। तो ये आपके पास 5 लेवल्स हैं फ्रॉम गैग्ने एंड ब्रिक्स: इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, वर्बल, मोटर एंड एटीट्यूड्स। तो इसका जो है आपका ICVMA, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव, वर्बल, मोटर एटीट्यूड्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास गैग्ने एंड ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन। बहुत छोटा है, यहाँ से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया? हमने देखे दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम टू डिफरेंट ऑथर्स। फर्स्ट वन वाज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड द सेकंड वन इज गैग्ने एंड ब्रिक्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो लर्निंग क्या है? अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? मुझसे लर्न कर रहे हैं, आप एक लर्निंग कर रहे हैं। बट क्या लर्निंग का मतलब सिर्फ नॉलेज जो आपके सिलेबस का है वही लेना होता है? नहीं, लर्निंग का मतलब होता है कोई भी चीज आप जो सीख रहे हैं, चाहे वो अपनी लाइफ से सीख रहे हैं, चाहे अपने एकेडमिक से सीख रहे हैं, चाहे अपने सोशल इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, दैट इज ऑल लर्निंग। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। Learning is relatively a permanent change is the capacity for performance which is acquired through experience. Learning एक permanent change है, कोई आप सीख जाते हैं चीज़ें तो वो आपके अंदर इनबिल्ट हो जाती हैं, अब आप उसी के साथ ग्रो करते हैं। सो लर्निंग का सिंपल सा क्या मीनिंग है? किसी भी बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए जो चेंजेस आपके अंदर आते हैं उन चेंजेस को हम कहते हैं कि आपने लर्निंग के थ्रू अपने अंदर वो चेंजेस लाए हैं, एंड दोज आर परमानेंट चेंजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की लर्नर्स हैं। तो पहला लर्नर्स है पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट्स। पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट्स के बेस पे जो लर्नर्स हैं वो होते हैं एज एंड मेच्योरिटी के बेस पे, मोटिवेशन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, उनका सब्जेक्ट के ऊपर क्या अकॉर्डिंग उनका क्या पर्सपेक्टिव है, कितना वो मोटिवेट है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनके अंदर, क्या उनके अंदर वोकेशनल एस्पिरेशंस हैं, स्पेशल टैलेंट्स हैं, और मैकेनिकल डेक्सर्टी, एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये कैसे एट्रीब्यूट्स है? पर्सनल, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करेंगे, वेरी करेंगे। कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ सोशल एट्रीब्यूट्स हैं। द सेकेंड वन इज फील इंडिपेंडेंट एंड फील डिपेंडेंट लर्नर्स। Very, very, very important. NTA has been asking so many questions from this topic. This topic is very important. 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, और होपफुली 2022 में भी आए। तो प्लीज इसके लिए अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कीजिए।
सो फील्ड का मतलब क्या है? आपका कंटेक्स्ट, आपका सराउंडिंग्स, आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपकी सराउंडिंग्स आपको अफेक्ट करती है। अगर आप बहुत शोर के माहौल में बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या आप फोकस कर पाएंगे? नहीं। बट अगर आप वहीं एक शांत माहौल में पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर आप टेबल चेयर लगा के सही तरीके से पढ़ रहे हैं फोकस के साथ, तो आप उतने अच्छे से क्या कर पाते हैं? काम को कर पाते हैं। तो फील्ड यानी कि आपका इन्वायरमेंट, आपका कंटेक्स्ट, आपका सराउंडिंग। अब इसके अंदर दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट, सेकेंड वन इज डिपेंडेंट। कुछ ऐसे लर्नर्स हैं जो फील्ड पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि अगर उन्हें पढ़ना है तो उन्हें शांत इन्वायरमेंट ही चाहिए, वरना वो नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ ऐसे लर्नर्स होते हैं जो फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उन्हें फील्ड से कोई मतलब ही नहीं होता, अपने आसपास से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें समझना। फील्ड इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जिससे अपने कंटेक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग एनालिटिकल होते हैं, खुद ही चीजों को एनालाइज करते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। इनके जो गोल्स होते हैं सेल्फ डिफाइंड होते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इनके अंदर होता है, इन्हें आसपास से कोई मतलब नहीं है। इनकी सोशल स्किल्स पुअर होती हैं क्योंकि ये दूसरों से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होती है इनकी लर्निंग। ऑटोनॉमस होते हैं अपनी कॉग्निटिव स्किल्स के लिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। फील्ड डिपेंडेंट, जो फील्ड पे डिपेंड करेगा, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव होगा, इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएगा अपने कंटेक्ट से, ग्रुप्स में घुलेगा मिलेगा, सब लोगों से बातें करेगा, सोशली एक्टिव होगा। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेंस जिसको चाहिए होगा, एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट, एक्सटर्नल मोटिवेशन स्टूडेंट्स को चाहिए होगा। इनके जो लर्निंग पैटर्न होता है वो लेस स्ट्रक्चर्ड होता है, लेस ऑटोनॉमस होता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो प्लीज इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है। थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। देखिए, रिफ्लेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आपके सामने एक सिचुएशन आई, आपने उसमें एकदम से रिस्पॉन्ड कर दिया, दैट इज रिफ्लेक्टिव। ठीक है, जो क्विक रिस्पॉन्स आप कर देते हैं वो होता है रिफ्लेक्टिव। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछा, सामने वाले स्टूडेंट ने बिना कुछ सोचे एकदम से आंसर दे दिया, उसका आंसर गलत हो गया। वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उस चीज को अच्छे से एनालाइज किया, थोड़ा टाइम लिया, सोचा उस चीज के बारे में, देन आंसर किया। तो वो क्या होते हैं? इम्पल्सिव। इम्पल्सिव वाले कौन से स्टूडेंट्स होते हैं? जो थोड़ा वेट करते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो जो लर्नर्स होते हैं वो आर स्लो इन रिस्पॉन्स एंड टेंड टू मेक फ्यूअर मिस्टेक्स, आर रिफ्लेक्टिव। ठीक है, वहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में इंपल्सिव लर्नर्स क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, लेस सिस्टमैटिक होते हैं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बारे में नहीं देखते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लर्नर स्पेंड्स मोर टाइम कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग द डेटा बिफोर ऑफरिंग अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव जहाँ पे एकदम से आप रिएक्ट कर रहे हैं, और इम्पल्सिव जहाँ पे आप टाइम ले रहे हैं, समझ रहे हैं और कोशिश करेंगे आप एरर्स कम करें, दैट इज रिफ्लेक्टिव एंड इम्पल्सिविटी। देन नेक्स्ट वन इज क्लासरूम बेस्ड लर्निंग। क्लासरूम बेस्ड लर्निंग का स्टाइल्स क्या होते हैं? जहां पर आप आपके पास के इन्वायरमेंट में आप किस तरीके के स्टाइल को प्रेफर कर रहे हैं। रेफर टू हाउ लर्नर्स रिसीव एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। पहले होते हैं विजुअल लर्नर्स, जो देख के क्या करते हैं? इजीली इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर लेते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस, साइज, कलर, डिस्टेंस, ये सब चीज़ें। ऑडिटरी लर्नर्स, जो सुन के रिएक्ट करते हैं या सुन के बहुत जल्दी सीखते हैं, जैसे कि आप पिच वॉल्यूम में चेंजेस लेके आएंगे तो वो उस अकॉर्डिंग सीखेंगे। मोटर लर्नर्स होते हैं जो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के बाद ही सीखते हैं, उन्हें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डालना पड़ता है और तभी वो किसी चीज़ को लर्न कर पाते हैं। तो ये क्लासरूम बेस्ड लर्निंग स्टाइल्स हैं हमारे पास, विजुअल, ऑडिटरी एंड मोटर। उसके बाद है हमारे पास लिसनिंग स्किल्स। तो लिसनिंग स्किल्स में हमारे पास है, कुछ लर्नर्स होते हैं जो एक्टिव लिसनर्स होते हैं, पर्पसली चीज़ों को सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है, एक एक्टिव लर्निंग लिसनिंग का ही पार्ट है, जहाँ पे आप चीज़ों को सुन भी रहे हैं, उसे अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। फिर आती है आपकी इवेल्युएटिव लिसनिंग, यानी कि क्रिटिकल लिसनिंग। ये वो टाइप के लिसनर्स होते हैं जो जो भी चीज़ें सुनते हैं उसे अंडरस्टैंड करने के साथ साथ उसकी जो एक्यूरेसी है, जो पर्पस था, मीनिंग था, उसे डिराइव कर लेते हैं फ्रॉम स्पीकर्स मैसेज। ठीक है, फिर होती है एप्रिशिएटिव लर्निंग। एप्रिशिएटिव लर्निंग का मतलब होता है जहाँ पे आप उस एप्रिशिएटिव लिसनिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप उस लिसनिंग को पूरी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, पूरी तरीके से सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हैं। ओके, फिर आते हैं आपके पास थिंकिंग स्टाइल्स। थिंकिंग स्टाइल्स में भी वही आपके पास रिफ्लेक्टिव लर्नर्स हैं जो वाई करते हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं। क्रिएटिव लिसनर्स भी हमेशा वाई पे फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल लर्नर्स होते हैं जो सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड मतलब डिपेंडेंट होते हैं। कंसेप्चुअल लर्नर्स होते हैं जो न्यू इन्फॉर्मेशन को तभी एक्सेप्ट करते हैं जब खुद वो उस चीज़ को करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ थिंकर्स। नेक्स्ट है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स।
सो अडोलसेंट लर्नर्स कौन से लर्नर्स होते हैं? जो एक ऐसे मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। पहली है आपकी अर्ली अडोलसेंस 10 to 12 ईयर्स, मिडिल अडोलसेंस 12 to 16 ईयर्स, लेट अडोलसेंस 16 to 19 ईयर्स। बेसिकली हम कह सकते हैं आपकी एक तरीके से टीनेज जो एज होती है, और इसमें आप 10 और 11 ईयर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं, 10, 11 एंड 12। सो 10 to 19 जो भी आपकी एज होती है, ये आपकी कौन सी एज होती है? अडोलसेंस। ठीक है, इसी में आपके पास फोर टाइप्स के आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है एकेडमिक। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि आप कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपने स्कूल से, या फिर अपने एकेडमिक में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे कितने ज़्यादा आप इन्वॉल्व हैं, स्पोर्ट्स, गेम्स, आर्ट्स, ये सब चीज़ें। सोशल में आप है, सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं, आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, अपने एथिक्स के बारे में सोचते हैं, राइट्स, रॉन्ग्स, ये सब चीज़ें लर्न करते हैं। इमोशनल, इमोशनल का मतलब होता है किस चीज़ के बारे में कैसा फील करते हैं, जो आपकी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहाँ पे आप चीज़ों को लॉजिकली सोचते हैं, एक परसेप्शन अपना बिल्ड करते हैं, और अपने ब्रेन के चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज थॉट, रैशनल एंड परसेप्शन। ठीक है। इसके बाद एक पिएजेट की थ्योरी है ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ईयर्स में कौन सा पीरियड आपका होता है। तो सेंसरी पीरियड होता है जहाँ पे आप चीज़ों को सेंस करके एकदम सीखते हैं, तो इसमें आता है आपका 0 to 2 ईयर्स। फिर आता है प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, देन कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स, और लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसरी पहले सेंसेस को लेके सीखा, फिर ऑपरेट करेंगे चीज़ों को, तो पहले आएगा प्री, और फिर वो प्री फेज जो है उसमें जो आपने कंप्लीट सीख लिया, अब आप बन गए कंक्रीट। उसके बाद आपका हाईएस्ट लेवल आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। ठीक है। सो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिए गए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। आपकी मॉरल मैच्योरिटी के बारे में बोला है, चीज़ों को आप सिस्टमैटिक तरीके से एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को, सिचुएशन को, साथ साथ लॉजिकल तरीके से चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। इसी को हमने चार्ट के बेस में, देखो एग्जाम्पल से आप याद कर सकते, छोटा बच्चा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, प्री ऑपरेशन, फिर कंक्रीट, और फिर अब एक अडल्टहुड में आ गया। अब आते हैं एक अडल्ट लर्नर्स। अडल्ट लर्नर्स होते हैं वो लर्नर जिनकी फिलोसफी की जब हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एंड्रागॉगी। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी स्टडी किया था, एंड्रागॉगी। और ये चार्ट थोड़ा मिसप्लेस हो गया है, तो उसमें इनके जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं क्या होते हैं कि वो लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में सोचते हैं, थिंक करते हैं, उन चेंजेस को लेके वो क्या कर सकते हैं, क्या लोग एक्चुअली कर रहे हैं, इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इसके नोल्स ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, क्या कि मेच्योर होते हैं, प्रिफर टू सेल्फ डायरेक्टेड, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, दीज आर योर अडल्ट लर्नर्स। ठीक है, सो अडल्ट लर्नर्स में ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, इतना ही कंसेप्ट है। सो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑथर्स, और साथ ही साथ हमने पढ़ा अडोलसेंस लर्नर्स के बारे में। ठीक है, सो ये थोड़ा सा टॉपिक हमने कंसेप्ट क्लियर किया है, आगे हम मेथड्स ऑफ टीचिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।